ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले हैं। तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। या सरकार ने जो दलाली करने वाले को जो बंद किया है, वह बीच का दलाल लोग है जो यह विरोध करता है किसान। पंजाब में भी बहुत ऐसे किसान हैं जो खुश हैं। We now realize that the so-called farmer agitation hardly remains a farmer agitation. It is almost got infiltrated by leftists and Maoist elements. वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बाय द वे, आज किसान दिवस है। जो महीना किसानों को दलाल, टुकड़े टुकड़े, गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सल कहते गुजरा है, उसी महीने में किसान दिवस भी आ गया है। बल्कि ये साल भी अजीब रहा। शुरुआत में शाहीन बाग के लोग आतंकवादी पाकिस्तानी कहे गए, कोरोना को तबलीग से जोड़ दिया गया फर्जी स्टोरी के जरिए, और इसके आखिर में सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान आतंकवादी और पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। किसानों की जेब में 2000 रुपए देकर भारत की राजनीति में अब उन्हें दलाल कहा जाना सरकारी हो चुका है, और यह दिसंबर की देन है, किसी और की गलती नहीं है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पिपरिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर चल रहे गोरख धंधे की, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह के क्षेत्र से पशुपालकों की, लेकिन उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जिनके जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो अमेरिकी विद्वान पॉल आर ब्रास की लिखी यह किताब पढ़ सकते हैं, चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति, एक भारतीय राजनीतिक जीवन। यह किताब हिंदी में भी है और सेज प्रकाशन से छपी है, 495 रुपए की है। 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन बिल पास हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसमें चरण सिंह की सक्रिय भूमिका थी। आज के किसान अपनी जमीन के लिए चरण सिंह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री भी रहे हैं। दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। 6 महीने प्रधानमंत्री रहे और संसद का सामना नहीं कर पाए। 2001 से 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 1953 में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट पास करवा लिया था उन्होंने। इस एक्ट के तहत छोटी छोटी जमीनों को इकट्ठा करके किसानों में दोबारा उसका आवंटन किया गया था, ताकि हर किसान को जमीन का एक पूरा टुकड़ा मिल सके। छोटे किसानों के शोषण के खिलाफ भी काम किया। छोटी और कॉटेज इंडस्ट्री के हिमायती थे। उनकी राजनीति को पॉल आर ब्रास ने जिस तरह से समझने का प्रयास किया है, शायद ही किसी ने किया है। बात किताब की हो गई तो किताबों की कुछ और बातें कर लेते हैं। किसानों के जीवन पर किताबें लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, मगर किसान अपने लिए खेतों में लोकगीत रच लेता है और खेती करते करते गा बोल लेता है। खेत ही उसके लिए लाइब्रेरी है। उसके पास किताबों के लिए वक्त नहीं होता। किसान आंदोलन ने इंतजार का लंबा वक्त दिया तो किताबें पढ़ने की उत्सुकताएं भी बढ़ा दी। आखिर इस आंदोलन में 300 किताबें कौन पढ़ रहा है? यह जानकारी कितनी सुखद है कि किसान किताब पढ़ रहे हैं। क्या इसका कारण यह है कि किसानों की ट्रॉलियों के आसपास इस तरह की कई छोटी छोटी लाइब्रेरी खुल गई हैं? टिकरी पर एक लाइब्रेरी बनी है जिसका नाम भगत सिंह लाइब्रेरी है। सिंघू बॉर्डर पर बनी लाइब्रेरी का नाम जंगी लाइब्रेरी है। इस आंदोलन में छात्रों ने कई लाइब्रेरी बना दी है। ज्यादातर किताबें पंजाबी में हैं और खेती की पृष्ठभूमि से जुड़ी हैं।
किताब ले जाने वाला नाम और नंबर दर्ज कराता है। लाइब्रेरी में भी पढ़ने की सुविधा है और ट्रॉली में भी ले जाने की। सुरमीत मावी और अन्य लोग जो इस लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, उनका दावा है कि उनके पास 300 किताबों के सर्कुलेशन के रिकॉर्ड हैं। ज्यादातर किताबें पंजाबी में हैं। वैसे हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल भी यहां मिल जाएगी। ये है सांझी चौपाल जिसको कहा जा सकता है, पंजाबी में जिसका नाम सांझी सथ के नाम से सब लोग इसको जान रहे हैं। तो यहाँ पे भी लगातार लोग प्रोग्रेसिव किताबों को पढ़ने के लिए, सिख विरासत की किताबों को पढ़ने के लिए, भगत सिंह और उसके विरसे को पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और ये एक डिस्कशन का प्लेस बना हुआ है सब लोगों के लिए। शाम को 6 से 8 बजे तक सब लोग बैठ के इन कानूनों के बारे में, रोज का डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत भी करते हैं, डिस्कशन करते हुए अपना रास्ता भी बनाते हैं। ये आपको कैसा लगा, ये उद्यम जो है कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ना। आप ये किताब पढ़ के लाइएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक किताब है किताब जो ये जो है इनकी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है। फणीश्वर नाथ रेणु इनका नाम है और मैथिली भाषा ही के लेखक है ये। किताब पढ़ने से भाषा भी अच्छी होती है। अब देखिए, किसान दिवस पर प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में कितनी अच्छी बातें ट्वीट की। अगर उन्हीं के ट्वीट को बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी पढ़ लेते तो वे किसानों को गालियां न देते। जैसा कि मैंने कहा कि किसानों को अब गाली देना सरकारी हो गया है। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है। पाकिस्तान के पास वैसे इतना पैसा है कि हर आंदोलन में भेज रहा है। इंडिया में जहां भी आंदोलन हो रहा है पैसे भेज दे रहा है। कमाल है पाकिस्तान का भी, जिसे जो बोलना है बोल रहा है। लेकिन यह सही है कि किसानों की जेब में 6,000 रुपए पहुंचा तो दिए जाते हैं, तो क्या उन्हें गालियां भी दी जा सकती हैं? बात गलत है। हमने किसान आंदोलन पर प्राइम टाइम के 19वें एपिसोड में डेयरी उद्योग की हकीकत की बात की थी। आज 20वां एपिसोड है। तो आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री, पशुपालक मंत्री थे, तो हमने सोचा कि आज के पशुपालक मंत्री गिरिराज सिंह के क्षेत्र में पशुपालकों का हाल लेते हैं कि 8 लाख करोड़ के डेयरी कारोबार में बेगूसराय के पशुपालकों को क्या मिल रहा है। गिरिराज सिंह बिहार में भी पशुपालक मंत्री रह चुके हैं। लेट्स बिगिन आवर डे विद द टेल्स फ्रॉम बेगूसराय, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्टेट कॉल्ड बिहार। बेगूसराय के इन रास्तों को क्रॉस करने का रिस्क नहीं लेंगे तो ट्विटर पर मंत्रियों के दावों को आप क्रॉस चेक नहीं कर सकेंगे। हमारे सहयोगी संतोष पहुंच गए बेगूसराय जिले के एकमात्र जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय अस्पताल। बोर्ड पर भीमकाय फॉन्ट में लिखा है बिहार सरकार, मगर जैसा भौकाल बोर्ड पर बिहार सरकार का है वैसा तो इमारत का नहीं लगता है। 1913 में इस पशु चिकित्सालय की स्थापना हुई थी, तब से यही एकमात्र जिला स्तरीय अस्पताल है। इमारत का हुलिया जीर्ण शीर्ण अवस्था से सुशोभित होता है। विश्वगुरु भारत में जहां उम्मीदों का ओवरफ्लो हो रहा है, वहां निराशा पाने के लिए ऐसी जगहों पर काफी मुश्किल से, काफी मेहनत से आना पड़ता है। निराशा इज रेयर दीज डेज। कुछ कमरों के दरवाजे पर लटकते पर्दे, मेज पर रखे शीशे और दवाइयों को देखकर संयुक्त राष्ट्र भी प्रमाणित कर सकता है कि हाँ, ये पशु चिकित्सालय है। संतोष ने बताया कि इस चिकित्सालय में दवाओं के नाम पर खानापूर्ति ही की जाती है। यहाँ काम करने वाले अधिकारी चिकित्सक भी यही कहते हैं। देखा जाए तो दवा और चिकित्सकों की घोर कमी है। दवा भी दोनों तरह का, एक दैनिक जो चिकित्सा के लिए जो दवा चाहिए उसकी भी कमी है, वो भी उसका भी सही अनुपात रूप में दवा जो रहती भी है तो नहीं है। अगर दर्द निवारक दवा की जरूरत है तो दर्द निवारक की दवा नहीं रहेगी, वो विटामिन का रहेगा लेकिन दर्द निवारक की दवा नहीं रहेगी। जब विटामिन की कमी होगी तो दर्द निवारक की दवा रहेगी, वो विटामिन से नहीं रहता है। अस्पताल के भवन और बाकी सब भवन का भी स्थिति काफ़ी जर्जर है। ये नया बिल्डिंग बना हुआ है और इसका जो अभी से ही गिरना शुरू हो गया है, रहने की व्यवस्था नहीं है। पशु को लेकर है परेशानी, मतलब जो खाना उना को जो व्यवस्था है करते हैं, दवाई दारू नहीं मिलता है, बहुत बीमार है माल जाल। डॉक्टर के जाते हैं हॉस्पिटल तो दवाई नहीं, एगो चिमक्कन वाला आ एगो जो है कीड़ा वाला, दो ही एगो दवाई रहता है। आ गाड़ी का कोई सुविधा नहीं है,
इतना बड़ा जानवर कैसे ले जाएं हॉस्पिटल। प्राइवेट डॉक्टर दिखाते हैं, इतना पैसा लेता है तो पैसा उतना पूरता नहीं है। संतोष ने काफी मेहनत की है। कई किसानों से मुलाकात की जो पशुपालन करते हैं, सच एज अवधेश कुमार, राम वृक्ष सिंह, रघुवीर झा, चंद्रिका सिंह, अर्जुन सिंह, श्रवण कुमार, रामचंद्र यादव से सबने यही कहा कि दूध तो है मगर दाम कहाँ है। 3 बार भागल बासी देता, 3 बार भागल। यह गाय मुझे बहुत क्यूट लगी, कितनी प्यारी है। पता चलता है कि पशुपालक ने प्यार से इसे रखा है। जो पालता है वो बच्चे से भी ज्यादा प्यार से पालता है। पशुपालक कहलाता है अभिभावक की तरह। संतोष की भेजी गई तमाम तस्वीरों में गाय और भैंसों को देखकर यही लगा कि पशुपालक इनसे कितना प्यार करते हैं। दिल का मामला ना होता तो दिमाग का हिसाब कुछ और कहता है। यूपी की तरह यहाँ के पशुपालकों की शिकायत है कि उनके यहाँ से दूध तो 27 से 28 रुपए लीटर बिक जाता है, लेकिन वही दूध बाजार में 45 से 48 रुपए लीटर बिकता है। डेयरी दूध तो खरीद लेती है मगर दाम नहीं देती। चारे के भंडारण का भी कोई वैज्ञानिक समाधान नहीं निकला। फसल के समय जिस चारे को 4-5 रुपए किलो बेच देते हैं, उसे कुछ दिनों के बाद 15 रुपए में खरीद रहे होते हैं। मवेशी का रखरखाव भी महंगा हो चुका है। सर जो है उनकी जो रेट है, उनके क्रीम निकाल के वो 45 से 50 रुपए लीटर बेचते हैं। वो क्रीम निकाल के हमारे जो दूध हमारे लेते हैं फैट के हिसाब से। अब बताइए, एक गाय जो है 15 लीटर दूध देती है, वो गाय का 20 से 22 रुपए लीटर दूध पड़ता है। वो कहाँ से फुल क्रीम निकालेगी? उस गाय का जो हम पूरा कॉस्ट निकालते हैं तो हमारे 100-150 रुपये 100 रुपये तो हमारे घर से लग जाता है उनको खिलाने के लिए। हमारी उचित मूल्य तो मिल नहीं पाता है। हम लोग अब जानवर पशु पालना छोड़ देंगे, हम उससे हमको घाटा होता है। एक गाय कम से कम 300 रुपया प्रतिदिन भोजन करती है और दूध उसके बनिस्पत होता नहीं है। अगर 10-12 केजी दूध हुआ तो समझ लीजिए कि जो 280 रुपये तक का दूध आया। और जब गाय नया ब्याई हुई होती है तब तो 12-13 लीटर देती है, लेकिन धीरे धीरे उसका दूध घटते जाता है, लेकिन खाना तो वही रहता है, तो घाटे का सौदा है। किसान पशुपालन करता है कि नियमित आमदनी होगी और कमाई होती नहीं है। खेती से जो मामूली कमाई होती है उससे वो मवेशी को भी पालने लग जाता है। उसके लेबर का भी दाम नहीं मिलता है। दूध उत्पादक समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव ने संतोष को बताया कि कमरुद्दीनपुर में चल रही उनकी समिति 20 साल पुरानी है। 180 किसान अपना दूध समिति को देते हैं और समिति बरौनी डेयरी सरकारी है, जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड। वसा के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है जो सरकार तय करती है, और इस हिसाब से दाम 65 रुपए प्रति लीटर भी हो सकता है और 26 रुपए प्रति लीटर भी। हर 10 दिन पर किसानों को पैसा मिलता है। बरौनी डेयरी में दूध देने वाले किसानों की मौत हो गई तो उन्हें उनके परिवार को 25,000 रुपए दिए जाते हैं और दुर्घटना से मौत होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हर साल डेयरी की तरफ से बोनस भी दिया जाता है। किसानों को 20,000 रुपए तक बोनस मिले हैं। किसान की जो मेहनत है, किसान की जो गाढ़ी कमाई है, वो सब इसी में लगा हुआ है, पशुपालन में ही लगा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को ही रेट तय करके किसान की सुधि लेनी चाहिए। दूसरा कोई विकल्प हम समझते हैं कि नहीं है। समझना यही है कि आखिर क्या किया जाए कि पशुपालकों को दूध का दाम मिले। शहर के लोगों को दूध सस्ता भी नहीं मिलता है और दूध के दाम बढ़ा देने से राजनीति भी प्रभावित नहीं होती है। 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के होने से भी नहीं हुई, तब भी किसानों को दूध के दाम क्यों नहीं मिल रहे? यह वीडियो 22 दिसंबर का है। मुरादाबाद और रामपुर से किसानों का जत्था गाजीपुर में चल रहे आंदोलन में शामिल होने आ रहा था और इन किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नाराज किसानों ने रास्ते को जाम कर दिया, बाद में इसे खोल दिया गया। आज सुबह गाजीपुर में चल रहे आंदोलन में काफी भीड़ बढ़ गई। रविश रंजन ने बताया कि अभी तक यहां तराई के किसान ही ज्यादा थे, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हल्द्वानी से आए हुए, लेकिन अब रामपुर और मुरादाबाद से भी यहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। आज यहां चौधरी चरण सिंह को याद किया गया। यहां पर 22 दिसंबर को कुछ मीडिया और पुलिस के साथ मारपीट की घटना के बाद एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए वॉलंटियर तैयार किए जा रहे हैं जो शांतिपूर्ण चल रहे किसान आंदोलन में हिंसा या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने दें। ये गाजीपुर बॉर्डर में एक कंट्रोल रूम बनाया है किसानों ने
और कंट्रोल रूम पे तमाम सारे जो नौजवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस कंट्रोल रूम का मकसद क्या है। देखिए जी, ये हमने एक अपना मैनेजमेंट ग्रुप बनाया हुआ है इस पूरे धरने का। ये धरना हम मानते हैं कि ये एक हमारा एक प्रेमाइसेस, हमारा एक घर है। तो हम अपने घर की सुरक्षा के लिए जैसे लोग गार्ड तैनात करते हैं या अपने ऑफिस सिपाही कहते हैं एक, जैसे हमारी बॉर्डर पे हमारे सैनिक तैनात हैं, उस तरीके से हमारे सैनिक रहते हैं। यहाँ पर दिन रात हर टाइम बॉर्डर की ड्यूटी पे रहते हैं। हर टाइम कौन हमारे इसमें नया आ रहा है, कौन पुराना आ रहा है, कितने गए कितने आए, या हमारा कोई संगत वाला आ रहा है तो उसे टेंट की व्यवस्था कहाँ से मिल रही है, मेडिकल व्यवस्था कहाँ से मिल रही है, लंगर की व्यवस्था कहाँ मिल रही है हमारी। अच्छा, एक चीज और देखा गया है, जब धरना प्रदर्शन बड़ा होता है तो हिंसा फैलने की भी आशंका ज्यादा होती है, उसको रोकने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? ये वही मैनेजमेंट है, वही टीम है कि इसमें सभी की ड्यूटीज लगा दी गई हैं कि किसने मंच पे रहना है, किसने सिक्योरिटी लेनी है। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर कोई भावुक होता है या हमारे इस मुहिम को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके लिए बिल्कुल वॉलंटियर तैयार हैं हर एक तरीके से निपटने के लिए। और मैं आपके इस माध्यम से कहना भी चाहूँगा उन लोगों को कि जो हमारे इस मुहिम में बुरी तरह देख रहे हैं वो भटके भी ना यहाँ पर पास में, नहीं तो अच्छी तरीके से उनकी सेवा करके भेजेंगे यहाँ से। हिंसा की एक घटना आंदोलन को खतरे में डाल सकती है। आंदोलन का मतलब ही होता है अहिंसा का अभ्यास। किसान दिवस पर अपील की गई थी कि दोपहर का भोजन ना करें। आंदोलन में एक वक्त का उपवास रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के कई कर्मचारी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी किसानों से मुलाकात की। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर साफ कर दिया कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। सरकार के पत्र के लिखित जवाब में कहा गया है कि किसानों को अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है। कृषि कानूनों पर संशोधन के जो प्रस्ताव सरकार ने रखे वो मंजूर नहीं और सरकार के आश्वासन खोखले हैं। हम खुली मंडी, प्राइवेट मंडी के पक्ष में एकदम नहीं है। हम ठेका खेती के पक्ष में एकदम नहीं है, जिसको कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये 3 कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को डिल्यूट करने के पक्ष में नहीं है। तो ये पैकेज के रूप में हम सोचते हैं कि तीनों कानून असल में कॉरपोरेट्स और बड़ी पूंजी को खेती में बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ये किसानों के लिए एक तरह के डेथ वारंट है। यूपी में कांग्रेस ने आज थाली बजाकर कृषि कानूनों का विरोध किया तो बिहार में तेजस्वी यादव ने मांग की है कि एमएसपी पर ही खरीद की गारंटी बिहार में होनी चाहिए। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश पिपरिया, जहां हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दिन भर जमे रहे और किसानों से बातें करते रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दवाई नहीं है बल्कि बीमारी है। पिपरिया के किसानों का अनुभव यही कहता है। अच्छा, इसकी चर्चा इसलिए हुई कि कुछ दिन पहले एसडीएम ने यहां के एक राइस कंपनी को दंडित किया और किसान के हक में फैसला दे दिया। कमाल था। बस ढिंढोरा पीटा जाने लगा कि कैसे प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों के हित में फैसला दे दिया है। यह कहानी सही समय पर लाई गई ताकि कॉन्ट्रैक्ट का विरोध कर रहे किसानों को गलत साबित किया जा सके। अनुराग द्वारी को भी लगा कि यह तो कमाल ही है कि फॉर्चून राइस लिमिटेड अनुबंध के बाद धान नहीं खरीदी तो इस डीएम ने किसानों के हक में फैसला दे दिया। वैसे अनुराग को ऐसा लगा नहीं, शक हो गया। तो अनुराग द्वारी पहुंच गए पिपरिया। रास्ते भर किसान ब्रैकेट में सशक्तिकरण और संरक्षण ब्रैकेट बंद, अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम ब्रैकेट बंद के प्रावधान पढ़ते रहे, जिसके अनुसार एसडीएम साहब ने फैसला दिया था। अनुराग की मुलाकात पुष्पराज सिंह से हो गई, जिनके फैसले का ढिंढोरा मंत्री से लेकर गोदी मीडिया के पत्रकार पीट रहे थे। वैसे भौखेड़ी कला गांव के पुष्पराज सिंह बड़े किसान हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। पुष्पराज कहते हैं कि वे कभी किसी किसान को कॉन्ट्रैक्ट की सलाह नहीं देंगे। वाई? लिसन टू हिम। हमारा केस ये था, हम पिछले 4 साल से उस कंपनी से अनुबंध खेती कर रहे हैं
कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अनुबंध इस साल हमारा अनुबंध ये था कि जो फ्लैट रेट होगा मंडी का सर्वाधिक, उस पर हम 50 रुपये बोनस देंगे। इन्होंने 2400 लिया, 2500 लिया, 2600 लिया। अब जैसे ही 2950 मंडी का भाव बढ़े और एक फ्लैट रेट निकला 2950। दूसरा वन था आपका भी? सबका वही है, सबका वही। और वैसे ही प्लस 50 इनको 3000 खरीदी करना था। पिछले 2 साल से 3000 धान नहीं बिकी नहीं, किसान परेशान था और किसानों ने इनसे कह रखा था जैसे ही 3000 का भाव मिलेगा हम लोग आपको देंगे। और जैसे ही 3000 का भाव हुआ तो फॉर्चून के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पर जिनसे कॉन्ट्रैक्ट खेती करने जो यहाँ पर आई हैं, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट में बीज देती हैं, सबके मोबाइल बंद है। अनुराग ने पिपरिया के कुछ और किसानों से मुलाकात की जिन्होंने धान को लेकर फॉर्चून कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। ब्रजेश पटेल, घनश्याम पटेल जैसे अंग्रेजी में रिफॉर्म के नाम पर बिल की वाहवाही करने वाले पत्रकारों और जानकारों के लेख में जमीन पर किसान क्या भुगत रहा है इसकी झलक नहीं मिलती है, मिलेगी भी नहीं। ब्रजेश पटेल ने भी फॉर्चून कंपनी से करार किया था, 20 एकड़ में धान लगा दिया। अब उनका धान यहां पड़ा हुआ है। कंपनी ने उठाने से मना कर दिया। कंपनी ने 2 बार लैब टेस्ट कराए लेकिन लैब की रिपोर्ट ब्रजेश को नहीं दी। विक्रेता है जी। तो ये ना उन्होंने साइन किया है ना सील लगी, तो आपने अनुबंध से ऐसा खराब अनुभव हुआ है कि तौबा तौबा कर रहे हैं, अब मंडी में ही बेचने की बात कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ है? इतनी फसल आपकी यहाँ पड़ी हो तो बिक जानी चाहिए थी। जी हाँ, ये फसल पड़ी है, हमने तो यहाँ वहाँ से कर्ज लेके दूसरी फसल की तैयारियां की। परेशानी बहुत, हमने परेशानी को देखा और उनके पास कई दफे गए, फोन भी किए, लेकिन इनने कोई वो नहीं किया। हुआ क्या कह रहे हैं? फसल क्यों नहीं उठाई उन्होंने? ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ डाला मतलब इनके अनुसार, पर इसमें हेक्साकोनाजोल एक कीटनाशक होता वो आ गया। अब वो सर हमारा खेत अलग है, उसमें कहाँ से आ गया? इनके अनुसार दवाइयाँ डाली हैं। क्या कोई उन्होंने लैब टेस्ट की रिपोर्ट दी आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? ये अपने अनुसार बोल रहे हैं कि हाँ, आपका ये 2 बार सैंपल फेल हुआ है। 2 बार सैंपल फेल हुआ? जी। और सैंपल जांच कराने के पैसे भी आपसे मांग रहे हैं क्या? हाँ, जांच कराने के पैसे वो आप मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक बार हमने दे दिया, अब एक बार 8000 रुपए आप दो। सरकार को भरोसा पैदा करने के लिए 1-2 फैसलों को ट्वीट करने की जगह कुछ ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए। दरअसल उन्हें भी भरोसा हो गया है कि अब कोई पत्रकार कहां गांव में जाएगा किसानों के पास। अभी कानून की वाहवाही कर लो, फिर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दो। घनश्याम पटेल का भी वही हाल है। कंपनी ने धान रिजेक्ट कर दिया, 1 पन्ने का कागज भी नहीं है अनुबंध के नाम पर। कहते हैं ये खाद, दवा, कीटनाशक की पर्ची ही इनके लिए अनुबंध का सर्टिफिकेट। कमाल है। अब कहते हैं मंडी में ही धान बेचेंगे। क्यों? तो रिपोर्ट जो पहली बार कैंसिल किया, कोई रिपोर्ट आपके हाथ में? कोई कागज पत्र बताते नहीं अपने को, वो तो बस मुआखात चलती है कि तुम्हारा फेल है, कि किसी के पास बस यही है। और ये नहीं है कि वो मोबाइल में तक बता दें कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी भेग आ गया या कुछ भी आ गया। ये अजीब स्थिति नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके कागज नहीं, सैंपल फेल कर दिया उसके कागज नहीं, कुछ भी नहीं है किसान के पास। जिसका पास हो गया उसके पास भी कुछ नहीं है और फेल वाले के पास भी कुछ नहीं है। अब आप लोग कहीं अपील कर पाएंगे अगर मान लीजिए दूसरी बार भी फेल? अब अपील के लिए हमारे पास कोई कागज नहीं उनके, जो सिर्फ कीटनाशक वाले के पर्चे हैं अपने पास, और क्या है। तो आपको भी लगता है जो किसान कह रहे हैं, जिनके मन में डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, बड़ी कंपनी? तो बिल्कुल बर्बाद होगा, इसी तरह बर्बाद होगा। जब आज जो अपने जो कर रहे हैं अपन अनुबंध वो फेल हो रहा है, बयान बड़ी कंपनी आएंगी उनके साथ विजयी होगा। तो अनुराग द्वारी ने अनुबंध के प्रावधानों और अनुभवों को समझने का बहुत प्रयास किया। पाया कि कुछ किसानों का धान तो खरीदा गया लेकिन कुछ का नहीं। किसानों ने अनुराग को बताया कि 2-3 साल से दाम नहीं चढ़े थे। इस साल जैसे ही 2950 रुपए का रेट मंडी में गया, कंपनी के प्रतिनिधि ने अपना फोन बंद कर दिया। कंपनी बड़ी है, मैं छोटी कड़ी और मैं फंस गया हूं। किसानों को जो अनुबंध पत्र मिला है उस पर आशीष तोडानी के नाम है। नाम ही है, कोई हस्ताक्षर या सील नहीं है। ना ही आशीष फॉर्चून के मुलाजिम हैं। तो फिर कंपनी इनके नाम से अनुबंध पत्र कैसे दे रही है किसानों को? सोचिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एसडीएम के फैसले को ट्वीट करने में लग गए। कम से कम एसडीएम को यह काम तो करना चाहिए था, बाकी किसानों का हाल तो बताना चाहिए था सीएम को। जाहिर है कंपनियां क्या करती हैं इसे देखने की ना तो कोई व्यवस्था है ना कोई दिलचस्पी है। आशीष जी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दिल्ली से है, कहीं और से आ रही, जैसे फॉर्चून है, इन लोगों ने आप लोगों को क्यों ये बनाया है? जस्ट बिकॉज कि फार्मर्स यहाँ पर आते हैं, उनका ट्रस्ट आप पे है? जी बिल्कुल यही बात है
कि कंपनीज को डायरेक्ट फार्मर से बात करने में उतनी आसान वो नहीं है, और फार्मर उन पे एकदम, क्योंकि वो नए लोग हैं, उनका यहाँ कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है उन पे कि उनको अपना पूरा का पूरा जो पूरा प्रोड्यूस है वो एक बार देना है, उसके बाद उसको वो रीपेमेंट होता है। उस रीपेमेंट के बीच में हम लोगों का एक रोल उनने रखा हुआ है। क्या वाकई हमारे देश में झूठ का बोलबाला हो गया है? तो क्यों ना संसद में कानून पास कर दिया जाए और झूठ को ही सत्य घोषित कर दिया जाए। बड़ी तारीफ होगी दुनिया में। अभी कहानी बाकी है। जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वाहवाही की जा रही थी वो भी जानने का वक्त आ चुका है। देखिए, जो पिपरिया में नए कृषि कानूनों के तहत सरकार न्याय की बात कह रही है, उसमें वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने खूब वाहवाही लूटी है। कहा कि किसानों को 24 घंटे के अंदर न्याय मिल गया। लेकिन एक सवाल शायद उनसे पूछा नहीं गया कि ये जो किसानों ने अनुबंध किया था वो तो जून जुलाई में हुआ था, और जो नए कानून हैं वो सितंबर के आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में लागू हुए हैं। तो क्या ये फैसला रेट्रो में लागू हुआ? एक पन्ने का अनुबंध है, और अगर तीनों कानून के नाम पढ़ूं तो शायद उसी में एक पन्ना निकल जाए। अब एक कानून का नाम तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा जिसके तहत उन्होंने फैसला लिया है, वो है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम के अनुसार। इतने लंबे चौड़े नाम हैं, और जब अगर किसानों को अनुबंध करना है तो कितना सरलीकृत है। वाकई अगर ये इतना सरल रहता तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन उस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ना तो जो भी उनको रेट मिलने हैं ना तो वो लिखा हुआ है, ना किसी किस्म के सील और हस्ताक्षर हैं। और एक बात और कि मध्य प्रदेश ने मॉडल मंडी एक्ट मई में ही लागू कर दिया था, और उसके बाद आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों से, ग्वालियर हो, बाकी और शहर हैं, उनसे भी अगर अभी सिवनी मालवा में ऐसा हो गया, गुना में ऐसा हो गया कि व्यापारी किसान का उत्पाद लेकर भाग गया है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मॉडल मंडी एक्ट है उसमें ये जो कंपनियां भी आती थी उनको रजिस्टर होना ज़रूरी होता था मंडी में, बाहर से ही सौदा कर रही हैं, इसीलिए शायद उनके जो मिजाज हैं वो कहीं बदल गए हैं या उनके तेवर बदल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। अनुराग द्वारी ने जब कृषि मंत्री कमल पटेल से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो मंत्री जी लाल फीताशाही का रोना रोने लगे। किसानों के आंदोलन में लाल रंग देखकर चीन और नक्सल की याद आ जाती है, लेकिन अपनी ही सरकार की यह फीताशाही लाल रंग में देखकर मंत्री जी कितने नॉर्मल हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? देखिए, लड़ाई तो लड़ना पड़ती है। मैं किसान हूं, किसानों को कोई भी आसानी से नहीं देता। ये सिस्टम जो है लाल फीताशाही बहुत खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना है। मैं कृषि मंत्री हूं, बता रहा हूं आपको, 4500 करोड़ रुपए इस बार इन्होंने कहा था बीमा कंपनियों ने कि स्वीकृत हुआ है। हमने जांच कराई तो 4688 करोड़ हुआ। सुनिए, मेरा प्रश्न पॉइंटेड है। सुनिए, फिर मैंने और किसानों की शिकायत आती गई, मैं जांच कराता गया, आज 5400 करोड़ खातों में डल चुका है। तो इसलिए हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव गरीब और किसानों के मसीहा शिवराज सिंह, कमल पटेल किसान है, कृषि मंत्री, मैंने कमल सुविधा केंद्र लगा रखी, कोई भी हमको किसान शिकायत करे हम त्वरित कार्रवाई कराते हैं। 20वां एपिसोड है, आप चाहें तो यूट्यूब में सारे एपिसोड एक साथ देख सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपको सारे प्राइम टाइम के एपिसोड मिल जाएंगे। वैसे आपको भी मुबारक हो, आज किसान दिवस है। ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले हैं। तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। या सरकार ने जो दलाली करने वाले को जो बंद किया है वह बीच का दलाल लोग है जो यह विरोध करता है किसान। पंजाब में भी बहुत ऐसे किसान हैं जो खुश हैं। We now realize that the so-called farmer agitation hardly remains a farmer agitation. It is almost got infiltrated by leftists and Maoist elements. वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग
पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलबर रहता है। बॉबी फिल्म का ये गाना है। 1973 में ये फिल्म आई थी। राज कपूर साहब ने ये फिल्म बनाई थी। 1973 का हिंदुस्तान कुछ और था। 2020 का हिंदुस्तान कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए और बीच में धर्म आ जाए तो आपको इस राज्य से उस राज्य की तरफ भागना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भागते भागते आखिर में समंदर आ जाए। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। आपको गर्व होता है तो गर्व कीजिए पास्ट टाइम में। 21 साल की सिमरन 25 साल के शमीम का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। सिमरन का परिवार इस शादी के खिलाफ है क्योंकि शमीम एक मुसलमान है। सिमरन को अपने शहर यूपी के शाहजहांपुर में डर था कि परिवार की शिकायत पर यूपी पुलिस उन्हें नए धर्मांतरण कानून के तहत एक दूसरे से जुदा कर शमीम को जेल में न डाल दे। यही वजह है कि सिमरन और शमीम शादी करने के लिए यूपी से भागकर दिल्ली आ गए हैं। जब हमने घर में ये बात रखी तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी लगानी चाहिए और जब मैंने उसको मना करा तो उन्होंने मुझको बहुत हार्म किया, यानी कि मुझको मारा। मेरे पापा ने मुझको बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मेरे राइट हैंड मतलब कि पैर में बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं चलने में प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत तरीके से मुझे मारा। इनको फ़ोन से कांटेक्ट करा गया, इनको बुरा भला कहा गया, गाली दी गई और मम्मी ने इनको धमकी दी अगर आपने ऐसा करा। मेरे मामा चाचा ने इनसे कहा कि मैं आपको मार दूंगा। यहाँ पे आके हम एक धनक NGO से मिले। उन्होंने बताया कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर शादी करते हैं तो हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे और हम दोनों का धर्म भी चेंज नहीं होगा। 2017 में शमीम और सिमरन की मुलाकात शाहजहांपुर के एक कोचिंग सेंटर में हुई, जहां दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शमीम कहते हैं कि वो सिमरन को धर्म बदलने के लिए नहीं कहने जा रहे। नहीं, मैं कभी ना धर्म बदलवाना चाहता हूँ और ना मैं खुद एक्चुअली इसके खिलाफ हूँ। जो बॉयज अपनी बीवी या GF से कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए फिर मुझसे शादी कीजिए, मैं ऐसे लोगों के ही खिलाफ हूँ। अच्छा, तो आप इनका धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे? नहीं, कभी नहीं। इस जोड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की, जिस पर कोर्ट ने दोनों को शादी होने तक एक सेफ हाउस और सुरक्षा देने का फैसला दिया है। ये दो नौजवान अडल्ट जिनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और एक साथ रहना चाहते हैं। अब इसमें किसी और का बुरा नहीं हो रहा, ना उनका निजी बुरा हो रहा है, ना समाज का बुरा हो रहा है, ना परिवार का बुरा हो रहा है। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस है इसका केवल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस दो काम कर रहा है। ये लोगों के और ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स के खिलाफ है और हाई कोर्ट्स भी बार बार यही कह रहे हैं कि दो लोगों की शादी करने का एक निजी फैसला है। वो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उनका चुनना किसके साथ आप शादी करके रहना चाहते हैं, ये सब पर्सनल मामले हैं। शमीम और सिमरन ने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दोनों यही कहते हैं कि वो कभी वापस उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां की सरकार मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की की शादी को गुनाह समझती है। सोचिए समाज की और एक प्रदेश की कितनी बड़ी हार है कि उनके यहाँ दो नौजवान जो कि अलग धर्म से हैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकते आसानी से क्योंकि वो अलग धर्म के हैं और उन्हें एक दूसरे प्रदेश आना पड़ता है। और ये दोनों ही प्रदेश भारत देश में और दोनों ही एक संविधान को मानते हैं। नई दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।